हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन साउथ अफ्रीका, और ये पढ़ा हमने वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 2 टॉपिक लास्ट क्लास में क्लियर कर दे। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट ईजी। इंडिया बहुत लंबी, बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। अब ये कंट्री बॉर्न क्यों, कैसे हुई? रिलीजन बेसिस के ऊपर कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भारत और पाकिस्तान। इंडिया अलग हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए। द ब्रिटिश लेफ्ट द डिसीजन टू द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू मर्ज विद द इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब दोनों को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन जो रूल थे, जो लॉज थे, वो ब्रिटिशर्स के चल रहे थे जो उन्होंने बनाए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एंशियस अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उनको चिंता थी कि ये जो 2 नेशंस बने हैं, भारत और पाकिस्तान, इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनका फ्यूचर कैसे चलेगा। तो द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पाथ पे कैसे चले, मतलब उनको आइडिया कैसे आया। द कॉन्सेंसस ऑफ क्रिएटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कॉन्सेंसस थी, ये जब भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, तभी आ गई। देयर वर डिफिकल्ट व्यूज रिगार्डिंग व्हाट पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज थे कि आज़ादी के बाद भारत को कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। बट सम बेसिक आइडिया वर एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन। तो कुछ बेसिक आइडियाज थे जिनको सबने स्वीकार किया। दीज बेसिक आइडिया वर पाइवोटल। जो बेसिक आइडियाज थे उनको क्या बोलते हैं? पाइवोटल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। पाइवोटल क्या होता है? क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट। जो ऐसे तथ्य जिनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो, उनको बोलते हैं पाइवोटल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कामयाब थी। अब बता डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब संविधान बनने से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर डिस्कशन किया गया। इन 1928 मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, द मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। 1931 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, द लीडर डिसाइडेड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। उन्होंने लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसा दिखेगा। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए वोट करने। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही ना, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट करने का अधिकार, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सबको फ्रीडम का राइट होना चाहिए, इक्वालिटी का राइट होना चाहिए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनर पीपल है उनको राइट दिए जाने चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारे डिस्कस किए गए थे। सम बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स। कुछ बेसिक वैल्यूज थी जो सब लीडर्स ने एक्सेप्ट की। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट अ डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस सारे असेंबली में इनको सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन। इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंज होना। इन 1937 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर वर हेल्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। एक प्रोविजनल लेजर और मिनिस्ट्री इकट्ठा हुए एक जगह पर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिटेल को एक्सेप्ट किया। एंड प्रोसीजर फॉर फ्रॉम कॉलोनी लॉ लाइक अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उन्होंने एक लॉ बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आफ्टर ईयर ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशन आवर लीडर गॉट द कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब बहुत सारे सालों के बाद हमारे जो लीडर्स थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो उन्होंने जो दूसरे देशों में हो रहा था उसको देखकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उन चीज़ों को चेंज लाना चाहते थे, लेकिन अपनी टर्म्स पर। मतलब वो सेम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो चेंज करके एक्सेप्ट करना चाहते थे। मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया आया, फ्रांस की क्रांति देखकर उन्हें आइडिया आया। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन देखा रशिया का। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुई। एंड बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, यूएस में बिल ऑफ राइट्स। इन सब चीज़ों से उन्हें प्रेरणा मिली। किनको? इंडियन लीडर। फिर आता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई।
इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। एक इलेक्शन 1946 में हेल्ड किया गया। इन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो 1946 में हुई थी। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पाकिस्तान की हो गई और एक भारत की हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द ड्रॉट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड 299 मेंबर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। अब इसको अडॉप्ट किया, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, लागू नहीं हुआ था, ये माना गया था। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और इफेक्ट में कब आई? 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्ट में आई। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। टू मार्क दिस डे 26 जनवरी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हर साल हम 26 जनवरी को एक रिपब्लिक डे में के नाम से हम मनाते हैं। अब आता है लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक नायक बन गया, वो सबको प्रेरित करता है। उसकी लेगेसी कैसे है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन खाली किसी व्यक्ति के व्यूज को नहीं शो करता, बट एक्सप्रेस द ब्रॉड कंसेंसस ऑफ द टाइम इट ओरिजिनेटेड। पर ये बताता है कि उसका असर क्या हुआ है, जब से वो ओरिजिनेट हुआ है तब से लेकर अब तक उसका क्या असर है, ये पता चलता है किसी भी संविधान से। ओवर द ईयर सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैव एवर क्वेश्चनड इट लेजिटिमेसी। मतलब हमारे संविधान के ऊपर कई लोगों ने क्वेश्चन तो उठाए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, वो इसकी लेजिटिमेसी के अगेंस्ट सवाल उठा नहीं सकती। मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलत है नहीं। अनदर रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरा रीजन इसको एक्सेप्ट करने का ये था क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने वाले सारे इंडियन थे। इट कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय द ऑल द पीपल। मतलब इसको डायरेक्टली लोग चूज नहीं करते हैं, एज देयर वाज नो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे सबको वोट का अधिकार नहीं था, इसीलिए सब लोगों की इच्छा से ये बना नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो उसको किसने बनाया था? जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर के एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स। फेयर ज्योग्राफिकल शेयर मतलब हर क्षेत्र से किसी न किसी व्यक्ति को लिया गया था, और हर रीजन से, कंट्री के जैसे भी इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से किसी न किसी को लिया गया था। दैट इज अ ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, फिर आता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करती है ये? द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस डोमिनेंस जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी शुरू से ही। विच इंक्लूडेड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजन ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजन ग्रुप थे लोगों के। इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। अब इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो अलग अलग लैंग्वेज के थे, अलग अलग ग्रुप्स से आए थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रिलीजन के थे, और उनके ऑक्यूपेशन भी अलग अलग थे। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशनल मैनर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने धीरे धीरे मैनर में एक तरीके से काम करना शुरू कर दिया विद म्यूचुअल कंसेंट। मतलब हर किसी की इच्छा उसके अंदर पूछी जाती थी। विच गिव्स सेक्रेट क्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्वालिटी मिलती है। फिर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इसी कमेटी और असेंबली को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन। अब जो बी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने ड्राफ्ट बनाया डिस्कशन के लिए, उनको वो चेयरमैन थे उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के। द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस क्लॉज। उसके अंदर क्लॉज मतलब लॉ होता है, क्लॉज लॉ होता है, डिस्टिंक्ट सैंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लॉ लिखा होता है। द डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस क्लॉज by clause. The member of drafting committee completing the work in 114 days spread over 3 years. अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो अपना काम जो होते हैं 114 दिन में 140 डेज के अंदर करते, जो कि 3 साल के अंदर वो 140 डेज 3 साल के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साथ 140 डेज वर्क नहीं करते, 3 साल के अंदर 3 ईयर्स के अंदर 114 डेज वो वर्क करते हैं। मोर देन 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब 2000 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई उसके अंदर की गई।
एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए और जितने भी वर्ड्स बोले गए उस असेंबली के अंदर, उन सबको रिकॉर्ड किया गया। These are called Constitution Assembly debates. इसको हम बोलते हैं द Constitutional Assembly debates and have been printed in 12 बल्कि वॉल्यूम्स, और उनको 12 वॉल्यूम्स के अंदर इसको प्रिंट करवाया गया। These debate provided the reason behind every provision of Constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो भी प्रोविजन किया गया है उसके पीछे का जो रीजन है इस डिबेट में बताया गया कि ये कानून क्यों बनाया गया, इसके लिए क्या रीजन है, वो उस डिबेट से हमें मिलता है। एंड आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमें अपने संविधान का अर्थ भी पता चलता है, मीनिंग भी पता चलता है। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट मेंबर कौन होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? इंपॉर्टेंट मेंबर थे, सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1875 टू 1950 का जो बर्थ था 1875 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1950 में। ही वॉज अ लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदोली पीजेंट सत्याग्रह। तो वो लॉयर थे पेशे से और उन्होंने सत्याग्रह हुआ था बारदोली के अंदर, उसके वो मेंबर भी थे। ही वॉज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसके अंदर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन, दो पद उन्होंने संभाले हुए थे। ही प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया को इकट्ठा करने, इंटीग्रेट मतलब एक करने के लिए उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकेंड मेंबर है सरोजनी नायडू। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1879 में और डेथ हुई थी 1949 में। शी वॉज अ पोएट, वो एक कवि थी, कवित्री थी, वो राइटर थी एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट, और एक पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी थी। शी वॉज अमंग द फॉरमोस्ट वुमेन लीडर इन द कांग्रेस, सबसे अच्छी लीडर थी कांग्रेस के अंदर। लेटर ऑन शी वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ यूपी। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश यूपी का गवर्नर भी बनाया गया था। फिर आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ही वॉज लॉयर एंड नॉन फॉर हिज रोल इन अ चंपारण सत्याग्रह, वो एक वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे और चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 3 टाइम्स, वो कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे। लेटर ऑन ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर एच.सी. मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ही वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन थे। रेप्यूटेड ऑथर थे, मतलब जो बुक छापते हैं, बुक एजुकेनिस्ट कांग्रेस लीडर थे। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के ये मेंबर थे। एंड मेंबर ऑफ द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर थे एच.सी. मुखर्जी। फिर नेक्स्ट थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इनका जन्म हुआ था 1887 में, मृत्यु थी 1971 में। ही वॉज एन एडवोकेट, वो भी वकील थे। हिस्टोरियन एंड लिंग्विस्ट, और वो इतिहासकार, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, वो एक कांग्रेस लीडर भी थे और गांधी जी को फॉलो करने वाले। गांधीयन मतलब गांधी जी को फॉलो करते थे। लेटर ही बिकम मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, बाद में यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बने। एंड फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, फिर आए अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म हुआ था 1888 में और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद थे। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, ऑथर थे, थियोलॉजियन थे, स्कॉलर ऑफ अरेबिक, कांग्रेस लीडर एंड एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट में वो एक्टिव थे। ही अपोज मुस्लिम सेपरेट पॉलिटिक्स, मतलब वो मुस्लिम के लिए अलग पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम अलग से पार्टी बनाए, उसके वो अगेंस्ट। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फिर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु हुई 1964 में। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो हमारी पहली गवर्नमेंट बनी थी उसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ही वॉज अ लॉयर एंड कांग्रेस लीडर, वो भी वकील थे और कांग्रेस लीडर थे। एंड वॉज अ एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पीरियलिज्म। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वॉज स्पीच डिलीवर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उन्होंने एक स्पीच दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसको हम बोलते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। द पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, और जो स्पीच दी थी उन्होंने 14 अगस्त 1947 को दी थी। के बाद आए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म हुआ था 1891 में, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर एंड एगिटेटर अगेंस्ट द कास्ट डिवीजन,
कास्ट डिवीजन के अगेंस्ट थे एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज पे बेस्ड जो कास्ट बनाई गई थी उसके भी अगेंस्ट थे। ही वॉज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो उसके बाद कैबिनेट के पहले लॉ मिनिस्टर ये बने थे, कैबिनेट बनने वाले पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। फिर आए टी कृष्णाचारी, इनका जन्म 1899 में हुआ, मृत्यु हुई थी 1974 में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। वो एंटरप्रेन्योर और कांग्रेस लीडर थे। लेटर ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, बाद में वो यूनियन कैबिनेट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर आते हैं बलदेव सिंह, इनका जन्म हुआ था 1901 में, मृत्यु हुई थी 1961 में। ही वॉज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लीडर ऑफ द पैथिक अकाली पार्टी, वो एक एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे और अकाली पार्टी को लीडर थे। मतलब पंजाब असेंबली एंड वॉज नॉमिनी ऑफ कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, वो यूनियन कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर। फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म हुआ 1901 में, मृत्यु हुई 1953 में। ही वॉज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर वो इंडस्ट्री और सप्लाई में मिनिस्टर थे। बिसाइड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर, वो एजुकेशनिस्ट भी थे और लॉयर भी थे। ही वॉज एक्टिव इन हिंदू महासभा, हिंदू महासभा में एक्टिव रहते थे। लेटर ऑन ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ बना तो उसके ये प्रेसिडेंट बने। फिर आए सोमनाथ लहरी, इनका जन्म हुआ 1901 में और मृत्यु 1984 में। ही वॉज अ राइटर, वो एक लेखक थे, एडिटर थे एंड द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेटर ही बिकम द मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, बाद में वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने। फिर आए जयपाल सिंह, जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 1903 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, वो एक स्पोर्ट्समैन थे एंड एजुकेशनिस्ट। ही वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, जो हमारी पहली नेशनल हॉकी टीम बनी थी उसके कैप्टन थे जयपाल सिंह। लेटर ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, उन्होंने एक आदिवासी महासभा बनाई जिसके वो प्रेसिडेंट बने एंड फाउंडर ऑफ द झारखंड पार्टी, और उन्होंने झारखंड पार्टी भी स्टार्ट की थी। फिर आए जी दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई देशमुख का जो जन्म हुआ था 1909 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1981 में। शी वॉज एडवोकेट, वो भी वकील थी। पब्लिक एक्टिविस्ट ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन, और वो पब्लिक एक्टिविस्ट थे। शी फाउंडेड द आंध्र महिला सभा, उन्होंने आंध्र महिला सभा की फाउंडेशन रखी एंड वॉज अ कांग्रेस लीडर, वो एक कांग्रेस लीडर भी थी। शी वॉज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में वो एक चेयरपर्सन के रूप में काम करती। तो ये सारे जो थे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव और रामजी अम्बेडकर, TT कृष्णाचारी, बलदेव सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोमनाथ लहरी, जयपाल सिंह और जी दुर्गाबाई देशमुख, ये सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के।